All right, learners. So, welcome to the lecture number 3 इस कोर्स का जो हमने स्टार्ट किया था। कौन सा कोर्स? एनसीईआरटी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, है ना? मॉडर्न हिस्ट्री, ओल्ड एनसीईआरटी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बाय बिपिन चंद्र, है ना? तो इसमें हमने रखा है कि पहले हम नोट्स कवर करेंगे, नोट से स्टोरी समझेंगे, ठीक है? फिर रिवाइज करेंगे हम वही समरी नोट से, है ना? समरी नोट से विच इज़ अराउंड योर 95 पेजेस और 96 पेजेस। उसी में आपको वही पढ़ने हैं बार बार और उन्हीं पे ध्यान देना है, ठीक है? ये नोट्स बस समझने के लिए, आपको ये याद नहीं करने हैं, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो लर्नर्स, लास्ट पिछले 1-2 लेक्चर्स में हम पहला चैप्टर कवर कर चुके हैं, दैट इज द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है? अब ये जो है इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी, ये हमारा सेकंड चैप्टर रहने वाला है, ठीक है? अब इसको हम साथ साथ पढ़ते भी जाते हैं, ठीक है? ऑलराइट, इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी, ठीक है? अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जब मुगल एम्पायर कोलैप्स हो गया ना, व्हेन मुगल एम्पायर कोलैप्स्ड देयर टुक एमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। इसके कहने का मतलब है विद द डेथ ऑफ औरंगजेब, ठीक है ना, जो 1707 के आसपास हुई थी, ठीक है? तो जो आपका मुगल एम्पायर है वो अब वीक होने लगा था, ठीक है? और साथों साथ अब वो डिटेरिएट होने लगा था। फिर जब लेटर मुगल्स आते हैं ना, ख़ास तौर पे हम पढ़ चुके हैं कि जब पहले 1739 में आपका नादिर शाह की रेड्स पड़ती हैं आपका मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे, है ना? फिर आपके मोहम्मद शाह रंगीला का काफ़ी लंबा टेन्योर होता है एंड सर्टनली ही ऑल्सो पासिस अवे। 1761 में आपके जो लेटर मुगल होते हैं वो होते हैं शाह आलम सेकेंड, है ना? शाह आलम सेकेंड। तो इनके टाइम पे आपकी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, बस वो लास्ट ब्लो था टू द मुगल एम्पायर। उस वक्त हालांकि मराठास थे एक हिसाब से कंट्रोलिंग पावर ऑफ आपका, मतलब मराठा नेम से एक तो आपका ये मुगल एम्पायर चल रहा था, लेकिन उसको असल में उस वक्त कौन कंट्रोल कर रहे थे? मराठा एम्पायर, ठीक है? मराठास उनको कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है? तो उसके साथ अब फिर डिटोरिएट होगी कंडीशंस फर्दर। फिर जब जैसे ही मुगल एम्पायर आपको कोलैप्स हुआ तो उसकी जगह फिर आने लग गई रीजनल स्टेट्स, ठीक है? अभी असल में 3 किस्म की थी, ठीक है? यहाँ पे 2 टाइप्स लिखा है, असल में 3 किस्म की थी ये। अब टाइप 1 क्या है? जो कभी ना कभी मुगल एम्पायर के अंडर ही स्टेट रह चुकी है ना, एक सूबा रह चुका है इनका, ठीक है? या एक राज्य रह चुका है मुगल एम्पायर के अंदर, एक राज्य अलग से, है ना? तो वो आगे सक्सेशन स्टेट जो सक्सेसर बनेंगे अब मुगल एम्पायर के, है ना? लेकिन टूटे हुए मुगल एम्पायर के फिर इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनेंगे, ठीक है? अब ये आगे आपके सक्सेशन स्टेट्स। फिर इसी तरह आते हैं टाइप 2 रिबेलियस स्टेट्स, ठीक है? जिन्होंने जो पैदा ही हुए रिबेलियन करके, जो पहले नहीं थे इनके कभी भी अंडर, ठीक है? ये पैदा ही हुए रिबेलियन करके। और फिर तीसरी टाइप आती है आपकी जो कभी भी मुगल एम्पायर के अंडर नहीं थे। इसमें एग्जाम्पल आते हैं आपकी केरला, तमिलनाडु, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर एटसेट्रा, है ना? यानी आपका एक्सट्रीम साउथ तमिलनाडु, थोड़ा सा ऊपर केरला, फिर आपका नॉर्थ ईस्ट, है ना? आपका नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर एटसेट्रा, ठीक है? अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। सक्सेशन स्टेट्स का क्या बोला? ऑफ शूट ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है? ये मुगल एम्पायर के अंडर ही आते थे। फिर जब मुगल एम्पायर कोलैप्स कर गया तो ये एक हिसाब से सक्सेसर बने उसके, है ना? स्टेट्स हुज रूलर्स वर फॉर्मरली द गवर्नर्स ऑफ मुगल प्रोविंसेस ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है? ये वो स्टेट हैं जो अब इनके रूलर्स हैं ना, वो पहले होते थे गवर्नर्स मुगल एम्पायर के। वही लिखा, गवर्नर्स ऑफ मुगल प्रोविंस, ठीक है? द मुगल एम्पायर। अब इसकी एग्जांपल आपको याद रखनी है, बंगाल, अवध एंड हैदराबाद। ये कौन सी आपकी आ गई? सक्सेशन स्टेट्स, ठीक है? फिर आती है आपकी रिबेलियस स्टेट्स। दीज स्टेट्स वर बोर्न आउट ऑफ रिबेलियन, ठीक है? अब इसमें एग्जांपल आती है, आपको याद रखना है। जो रिबेलियस स्टेट्स की एग्जांपल है वो ऑब्वियसली मराठास, ठीक है? पंजाब, अफगान, ठीक है? एंड जाट्स, ठीक है? अब इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं।
जो आपकी कभी भी मुगल एम्पायर के अंडर नहीं थी, ठीक है। सर्टन एरियाज विच वर नेवर अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट में आपका केरला, साउथ ईस्ट में तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट में आपकी नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, अब नोट करने वाली बात यह है कि जब ब्रिटिशर्स जब आएंगे ना, इनको लड़ना होगा इन्हीं 3 तरह की स्टेट से, ठीक है, ताकि वो रूलर बने हिंदुस्तान का या इंडिया का, है ना, ठीक है। उनको माइटी मुगल एम्पायर का सामना नहीं करना था, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए तब तक वो एक हिसाब से ख़त्म ही हो चुका था, क्योंकि उस वक्त लेटर मुगल्स ने तबाही कर दी थी जो करनी थी, ठीक है। फिर जो बची कुची आपकी इन तीन तरह की स्टेट्स थी, फिर उनके साथ उन्होंने फर्दर उनको और डिवाइड किया और रूल किया ना, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ऑलराइट, अब यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ब्रिटिशर्स डिड नॉट हैव टू फेस द माइट ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। 1739 में ही एक हिसाब से आपको मुगल एम्पायर ख़त्म हो चुका था जब नादिर शाह ने अटैक किया था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे, ओके। 1740s में तभी होता है एंग्लो कार्नाटिक वॉर, ठीक है। देयर वॉज नो मुगल एम्पायर। जब एंग्लो कार्नाटिक वॉर हुआ ना, ठीक है, जब पहली बार आपका फ्रेंच और ब्रिटिश आपस में लड़ रहे थे नेटिव स्टेट्स को यूज़ करके, तब उस वक्त कोई मुगल एम्पायर था ही नहीं। ऑलराइट, ठीक है। अब इनका नेचर देख लेते हैं, इनका नेचर क्या था, नेचर ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, दे फॉलोड या अडॉप्टेड द मुगल स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे इन्होंने जागीरदारी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंट की, ठीक है, जो पतन का कोलैप्स या पतन होने का कारण बनी या कोलैप्स का रीज़न बनी इन स्टेट्स का भी, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी कोलैप्स में रिजल्ट कर चुकी थी मुगल एम्पायर, फिर भी इन्होंने यही अडॉप्ट की और ये भी यही रीज़न बना इनके कोलैप्स का, यानी जो ये 3 तरह की स्टेट्स थी, ओके। नॉन कम्युनल इन अप्रोच, वही मतलब मुस्लिम रूलर्स थे तो हिंदू ऑफिसर्स थे, अगर हिंदू रूलर्स हैं तो मुस्लिम ऑफिसर्स होंगे, एटसेट्रा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। फेल टू ओवरकम द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। जब भी इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब ये स्टेट्स उभर कर आई 3 किस्म की, है ना, आपकी रिबेलियस स्टेट्स, सक्सेसर स्टेट्स और वो स्टेट्स जिन पे कभी मुगल राज्य का कभी कब्जा था ही नहीं, तो ये फेल हो गई ओवरकम करने में इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अडॉप्ट ही किए ना वही इन्हीं के सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम मुगल एम्पायर का, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी मुगल एम्पायर का, जो मुगल एम्पायर के पतन का रीज़न बनी, फिर भी इन्होंने वही अडॉप्ट किया। दिस एक्सप्लेन्स दिस, ठीक है। चौथी चीज़ आ गई, फेल टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन देयर पोजीशन, ठीक है। इन स्टेट्स के जो रूलर्स थे या इन्होंने कोशिश की थी, कंसोलिडेट होता है जमाना अपनी ताकत को, है ना, इंश्योर करना लॉन्ग लास्टिंग ताकत, और अपनी स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना अपनी पोजीशन, वो उसमें फेल हो गए है, ठीक है। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है हैदराबाद और कर्नाटक को कंपेयर करते हुए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये बेहतर आ रहा है, ठीक है। ये रही आपकी हैदराबाद की स्टेट, ठीक है, जो आपके असफजा निज़ामुल मुल्क ने 1724 में बनाया था, ठीक है, जब आपका जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसको गद्दी पे बिठाने के बाद, लेकिन वो उसकी सुन नहीं रहा था, ठीक है। तो फिर ये हैदराबाद की स्टेट इन्होंने बनाई थी, दिल्ली से नीचे आ गए थे ये, ठीक है, और यहाँ पे बनाई थी। फिर जैसे, ठीक है, और ये आ गया आपका कर्नाटक, ये स्टेट है, ठीक है। पहले ये इसके अंडर रहा काफ़ी देर तक रहता था, जब मुग़ल एम्पायर था तब कर्नाटक जो आपकी स्टेट है वो हैदराबाद स्टेट के अंदर ही रहती थी। यहाँ पे एक ही जो यहाँ पे गवर्नर होता था वही इसको भी कंट्रोल करता था, ठीक है। ऑलराइट, अब देखते हैं आगे। ये आपका मैंने दिखा दिया हैदराबाद, कर्नाटक भी दिखा दिया आपको, ठीक है, माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब हैदराबाद का जो फाउंडर है वो निज़ामुल मुल्क असफजाह 1724 पढ़ चुके हैं, ठीक है। खुले तौर पे तो उसने कभी नहीं बोला कि मैं एक इंडिपेंडेंट रूलर हूँ, लेकिन वो एक्ट करता था एज अ इंडिपेंडेंट रूलर, ठीक है। अच्छा, उसने इम्प्लीमेंट की जागीरदारी सिस्टम इन दक्कन, ये जो एरिया है ना आपका, इसको डेक्कन बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
इस एरिया को आपके डेक्कन बोलते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। ओके, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम, इसको डेक्कन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ही इम्प्लीमेंटेड जागीरदारी सिस्टम इन डेक्कन विच बिकेम द मेन रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ मुगल एम्पायर। वही बता रहा हूँ, चीख चीख के बता रहा हूँ मैं आपको कि इन्होंने वही सिस्टम्स अडॉप्ट किए जो कि कोलैप्स होने का कारण बने मुगल एम्पायर का, फिर भी उन्होंने वही अडॉप्ट किया, कुछ थोड़ा उसको मॉडिफाई कर लेते, चेंज कर लेते अपनी तरफ से, है ना, ताकि ये अच्छी तरह चल पाता, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ पढ़नी है हमें कि दिस स्टेट बिकेम चेक ऑन मराठास एंड मैसूर। मराठा एमर्जिंग पावर थी, है ना, 1761 में, लेकिन उनकी भी हालत टाइट हो जाती है फिर, है ना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। और मैसूर को जो ये भी काफ़ी देर मतलब क्या बोलते हैं उसको, दुश्मन रही ईस्ट इंडिया की, खतरनाक दुश्मन ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि ये उन्हीं की लाइंस पे वैसे ही चल रही थी। ये इन्होंने वही ट्रेडिंग कंपनी बनाई थी, है ना, स्टेट ही बन गई थी एक हिसाब से ट्रेडिंग कंपनी। इनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, इनके पास ट्रेंड सोल्जर्स थे, जो कि फ्रेंच ने मदद की थी इनको ट्रेन करने में, है ना। तो उस वजह से काफ़ी एक हिसाब से दहशत थी मैसूर की ईस्ट इंडिया कंपनी को लेगी, क्योंकि ये इन्हीं की तरह हो रहे थे, धीरे धीरे इन्हीं की लाइंस पे थे। तो कंटेंडर ये थे, मतलब अगर कोई इनका बड़ा दुश्मन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस टाइम पे जब 3 स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही थी, तो उनमें से सबसे खतरनाक ये था, ठीक है, मैसूर। ओके, अच्छा, ये बोल रहा है कि ये स्टेट हैदराबाद, है ना, हैदराबाद स्टेट जो है ये चेक बन गई, मतलब ये कंट्रोल करने के काम आई किसको, मराठास और मैसूर को। अब मराठास और मैसूर देख लेते कहाँ पे, ये रहा आपका, ठीक है। अब ये तो मराठास फैल गए थे, फिर मराठा ये रहा, मराठा ये रहा, ठीक है, ये रहे, मतलब आप देखो कितना बड़ा एक्सटेंड है ना मराठास का, ठीक है। और मैसूर आपका नीचे कहीं आएगा, यहाँ कहीं मैसूर है ना, ये है मैसूर, टीपू सुल्तान आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है ये हैदराबाद के बारे में, दिस स्टेट ओपन द डोर फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ निज़ामुल मुल्क। जब आपके जो इसके फाउंडर हैं निज़ामुल मुल्क असफजा, जब वो गुज़र जाते हैं, मर जाते हैं, फिर ये स्टेट एक हिसाब से आपको मतलब एक दरवाजे की तरह काम करती है, जिससे ब्रिटिशर्स अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कार्नाटिक की, ठीक है, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे वो थे सादातुल्ला खान, ठीक है। उसके सादातुल्ला खान के बाद कौन आया, दोस्त अली, ठीक है। इनका फ्रेंच फ़ायदा उठाएंगे और फिर ब्रिटिशर्स और फ्रेंच की लड़ाई में ये मोहरे बन के रह जाएंगे, ठीक है। पहले पहले उस वो जो कार्नाटिक वॉर्स हैं उनमें पहले पहले ऐसा लगता है कि फ्रेंच जीत जाएंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इंग्लिश बाजी मार जाता है, ठीक है, इंग्लिश बाजी मार जाते हैं और फिर धीरे धीरे वहीं से कब्ज़ा करने लग जाते हैं पूरे इंडिया को, और फिर आपको पता है हमें फ्रीडम स्ट्रगल देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, अच्छा, फॉलोड बाय दोस्त अली, फाउंडर कौन थे, सादतुल्ला खान, फिर फॉलोड बाय दोस्त अली, फिर इसके बाद क्या हुआ, टेंशन स्टार्ट हुई अनवरुद्दीन के टाइम पे, ठीक है, वही कार्नाटिक वॉर्स वगैरह, ठीक है। चंदा साहिब भी विक्टिम बन गए, ठीक है, फॉरेन स्ट्रगल फॉर द डोमिनेंस ऑफ इंडिया। ओके, असल में ये मेन विक्टिम बने चंदा साहिब, ठीक है। ओके, अच्छा, ये देखिए, ये बोल रहा है कार्नाटिक वॉर्स, अच्छा, कर्नाटिक स्टेट की बात हो रही, कर्नाटिक वॉज वन ऑफ द मुगल सूबा एंड एज हैदराबाद बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिल्ली, कर्नाटिक बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम हैदराबाद। ये मैं आपको समझा चुका हूँ पॉइंट के, जो आपका गवर्नर था हैदराबाद का वही कंट्रोल करता था कर्नाटिक को, है ना। अब जब 1724 में असफजा ने हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया एक हिसाब से, तो उसी टाइम क्या हुआ, हैदराबाद एक हिसाब से दिल्ली से आज़ाद हो गई, और फिर कुछ अरसे बाद जब असफजा गुजर गए, तो कर्नाटिक आपकी हैदराबाद से फ्री हो गई। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब इनके बारे में बोला जाता है, बोथ हैदराबाद एंड कर्नाटिक, बोथ द स्टेट्स ओपन द डोर फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, ब्रिटिशर्स के हाथों, ठीक है। अब पढ़ते हैं बंगाल के बारे में, ठीक है। बंगाल मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है, ये रहा आपका बंगाल, ठीक है, ये रहा आपका
बंगाल। ओके, अब बंगाल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, इसके जो फाउंडर हैं आपके वो थे मुर्शिद कुली खान। कौन था? मुर्शिद कुली खान। फिर सक्सेसर्स आए शुजाउद्दीन, उसके बाद आए अली वर्दी खान, फिर आए आपके मेन जो थे बेचारे विक्टिम, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के, होते सिराजुद्दौला, ठीक है। ये बन गए विक्टिम ईस्ट इंडिया कंपनी के। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में अगले चैप्टर में, ठीक है। ओके, अच्छा, इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या किए इन रूलर्स ने? किस किसने? मुर्शिद कुली खान ने, शुजाउद्दीन ने, अली वर्दी खान ने और फिर सिराजुद्दौला ने। दे सप्रेस्ड द रिबेलियस जमींदार, जो जमींदार बगावत कर रहे थे उनको इन्होंने अच्छा खासा सप्रेस किया, ठीक है। रीऑर्गेनाइजिंग द फाइनेंसेस, स्पेशली रेवेन्यू फार्मिंग। रेवेन्यू फार्मिंग इन्होंने प्रमोट की। रेवेन्यू फार्मिंग मैंने आपको बताया, बिडिंग होती है, ठीक है ना, कौन कितना टैक्स कलेक्ट करके देगा गवर्नमेंट को, कितना ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा बिड करेगा उसी को बोला जाता है जा भाई तू जी ले अपनी ज़िंदगी और कलेक्ट करके ला हमारे लिए कितना ला सकता है, ठीक है। और इसका सारा जो ड्रॉबैक्स थे वो भुगतने पड़ते थे हमारे पीजेंट्स को, है ना, ठीक है। अच्छा, फाउंडेशन ऑफ न्यू लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। फाउंडेशन ऑफ न्यू लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मनी लैंड, मनी लैंडर्स का प्रमोशन हो गया इस टाइम पे। पहले इतने देखने को नहीं मिलते थे लेकिन अब देखने को ज़्यादा मिले। और यही जो आपके मनी लैंडर्स हैं, जगत सेठ वगैरह, है ना, यही आपके इसके खिलाफ चालें चलते हैं और ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं। जगत सेठ, चंदा साहिब वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे। ओके, आगे है प्रमोशन टू ट्रेड एंड कॉमर्स बाय मेंटेनिंग द कस्टम हाउसेज एंड लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। आपके जो सिराजुद्दौला थे ना, ये कोशिश कर रहे थे कि ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोशन मिले, ठीक है, और एक कस्टम हाउसेस भी इन्होंने बना के रखे थे और मेंटेन करते थे लॉ एंड ऑर्डर। ओके, ड्रॉबैक्स, ठीक है, अब ड्रॉबैक्स पढ़ ले, कमजोरियाँ के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये भी रेंट एक्सट्रैक्टिंग स्टेट थी क्योंकि इन्होंने वही मैं बताया ना आपको, इन्होंने रखा था वही रेवेन्यू फार्मिंग, है ना, तो रेंट एक्सट्रैक्टिंग स्टेट होगी। ओके, क्रुएलिटी टुवर्ड्स द पीजेंट एंड द एलिनेटिंग फ्रॉम द स्टेट। इन्होंने एक हिसाब से जो वहाँ पे रूल कर रहे थे, यही मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन, अली वर्दी खान, इन राजाओं से अपनी जनता को दूर कर दिया क्योंकि इन्होंने क्रुएलिटी दिखाई, ठीक है। अनेबल टू कंट्रोल द मिलिट्री एक्शन ऑफ द फॉरेन कंपनीज, क्योंकि यहीं पे होंगे आपके कार्नाटिक वॉर्स, ऑलराइट। फेल टू कंट्रोल द प्रिवेलिंग करप्शन, जो कि यही करते थे आपके मनी लैंडर्स वगैरह, ठीक है। अब करप्शन तो ठीक था, इन्होंने सिराजुद्दौला अपने राजा के खिलाफ ही प्लॉटिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, जगत सेठ वगैरह ने, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट ये है, नन ऑफ द रूलर्स, मुर्शिद कुली खान से लेकर सिराजुद्दौला तक, किसी ने भी कोशिश नहीं की कि हम बेसिक रिफॉर्म्स करें, यानी वही मतलब जो आपका सिस्टम चल रहा है, लैंड रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करोगे आप, है ना, उसमें थोड़ा मॉडिफाई करते, वो किसी ने नहीं किया। सब ने ऊपर ऊपर के रिफॉर्म किए, वही ये मेंटेन किए कस्टम हाउसेस, लॉ एंड ऑर्डर कोशिश की, पर क्योंकि जो इनका इमीडिएट टारगेट था वो था कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। इतना इनको टाइम ही नहीं मिला कि ये बेसिक टर्म्स पे रिफॉर्म्स कर पाए, ऑलराइट। ओके, अब है आगे, अब आगे इसी के रिलेटेड बात हो रही है कि ये एक पॉइंट है, ये मतलब आपको यूनिवर्सल लॉ है, ये हमेशा आपको काम आएगा कि जब कभी भी स्टेट या फिर कोई कंट्री, है ना, कमज़ोर पड़ जाती है या मुसीबत में है, तो करप्शन एक आम तौर पे देखने का आपको फिनोमेना दिखेगा, ठीक है। और हर कोई होर्ड करेगा, होर्ड समझते हो ना, घर पे रख देगा चीज़ें बक्सों में छुपा के, तहखानों में छुपा के, जो भी उसको मिल रहा है, चाहे खाना है, खाना है, खाने वाली चीज़ है, क्रॉप्स हैं, गोल्ड है, ठीक है। क्योंकि हर किसी को पता है कुछ भी हो सकता है, किसी को कोई श्योरिटी नहीं हमारी कंट्री ठीक भी चल पाएगी, रिकवर हो पाएगी, या फिर ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ खराब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब कंक्लूजन पढ़ लेते हैं बंगाल के बारे में, ठीक है। Although Murshid Quli Khan founded a new state of Bengal, but in general, Bengal was facing the unrest internally in such a large part of population
was suffering under oppression, corruption, misrule. So when this will be the condition, when change will try to take place, people will be ready for the change. ये असल में ये जो पैराग्राफ है ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आपकी स्टेट ही क्रुएलिटी पे उतर आए, है ना, लोगों को ऑप्रेस करने लगे, जैसे रेवेन्यू फार्मिंग वगैरह, है ना, तो लोग भी उस आशा में रहेंगे कि जब भी कभी बदलाव होने लगे तो हम उस बदलाव को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। अब अवध की बात करते हैं। तो जी ये रहा आपका अवध। ठीक है, ये रहा आपका अवध। ऑलराइट। अब जो आपका अवध है ना, इसका फाउंडर था आपका सादात खान, जिसको पूरा नाम जिसका था सादात अली खान फर्स्ट। ठीक है, फिर उसके उसको जिसको बुरहानुल मुल्क भी कहते हैं, बुरहानुल मुल्क अवध का। ठीक है, इसका फाउंडर कौन था? सादात अली खान फर्स्ट, जिसको बुरहानुल मुल्क भी कहते हैं। इसके इनको फॉलो किया था सफदर जंग ने। सफदर जंग के बाद आए थे आपके शुजा-उद-दौला। ठीक है, फिर इनके बाद आते हैं आपके वाजिद अली शाह। ये दो इंपॉर्टेंट है आपके, वाजिद अली शाह और शुजा-उद-दौला। ठीक है, फाउंडर आप याद रख लीजिएगा, सादात अली खान फर्स्ट। अब जो आपके शुजा-उद-दौला थे ना, 1761 में जब बैटल ऑफ पानीपत होती है, आई थिंक बैटल ऑफ पानीपत नहीं, एक मिनट 1764 के आसपास, है ना, जब बैटल ऑफ बक्सर होती है ना, बक्सर होती है, तब आपके जो शाह आलम सेकंड है ना, दिल्ली के राजा, जो बचा कुचा मुगल एम्पायर था, शाह आलम सेकंड एंड शुजा-उद-दौला ऑफ अवध, और इनके साथ एक और इंसान मिलता है। ठीक है, आगे हमें ये पढ़ना है, फॉर द टाइम बिंग मैं अब देख लेता हूँ कौन था, एक मिनट। तीसरा बंदा था मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने एक त्रिमूर्ति बनाई थी कि हम ब्रिटिशर्स को हरा देंगे, लेकिन मिजरेबली फेल हो जाते हैं। ठीक है, ऑलराइट। असल में मैं बता रहा था आपको ये दो इंपॉर्टेंट है। शुजा-उद-दौला आप समझिए क्यों इंपॉर्टेंट है ना। ओके, ये बैटल ऑफ बक्सर में साथ देता है मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड का और मीर कासिम का। ठीक है, फिर है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जब थे ना, इनके साथ ब्रिटिशर्स ने बड़ा गंदा किया था। इन्होंने मतलब इनको सप्रेस कर दिया था और इनको ख़त्म कर दी। इनको असल में उन्होंने मजबूर किया था कि आप वो, एक मिनट, इनको ब्रिटिशर्स ने बोला, आप मतलब इनको हटा दिया था गद्दी से, ये बोल के कि आपने मिस गवर्नेंस की, ऑन द चार्ज ऑफ मिस गवर्नेंस। ठीक है, फिर उसी की वजह से होता है, ये हटाते हैं इनको 1856 में, और 1857 में रिवॉल्ट हो जाता है ना, रिवॉल्ट ऑफ 1857 इसी वजह से होते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वाजिद अली शाह। ठीक है, ऑलराइट। तो ये आपके बन जाते हैं शुजा-उद-दौला फ्रेंड कम डिपेंडेंट 1765 ऑनवर्ड्स, मतलब ब्रिटिशर्स के ये बन जाते हैं। मतलब एक हिसाब से ब्रिटिशर्स इनको अपने कब्जे में ही रखता है। इनको बोलते हैं आगे देखो, तो ब्रिटिशर्स इनको बोलते हैं आगे देखो, तो आगे देखते हैं, बोलते हैं दाएं मुड़ो तो दाएं मुड़ जाते हैं ना। फ्रेंड कम डिपेंडेंट 1765 ऑनवर्ड्स। ठीक है, इनको कुछ भी करने नहीं दिया जाता था इंडिपेंडेंटली बाय ब्रिटिशर्स। ओके, रीज़न मैं बता चुका हूँ आपको। ओके, अब पढ़ते हैं इनके इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ दीज रूलर्स। ठीक है, वेन एवर यू डिफाई द हायर अथॉरिटी, द अथॉरिटीज बिलो यू विल डिफाई यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो गवर्नर होते थे ना, उनके नीचे फिर ज़मींदार्स वगैरह आते थे, फिर आपके पीजेंट्स रख लो। ठीक है, अगर गवर्नर्स मुगल एम्परर को कुछ नहीं मानते, तो ज़मींदार गवर्नर को कुछ नहीं मानेगा और पीजेंट ज़मींदार को कुछ नहीं मानेगा, क्योंकि अथॉरिटी तो ऊपर से नीचे आती है ना। ठीक है ना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, डेलीगेशन ऑफ पावर असल में होता है ये। ठीक है, अथॉरिटी तो ऊपर से नीचे की तरफ आती है ना, मतलब ऊपर से कंट्रोल होती है, वो कहने का ये मतलब है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है अथॉरिटी। तो जब जो सेकंड होगा वो फर्स्ट को नहीं मानेगा, तो लास्ट वाला भी नहीं ना मानेगा। ठीक है, समझा चुका हूँ। अगर आपके गवर्नर मुगल एम्परर को नहीं मान रहे हैं कुछ, तो आपके जो ज़मींदार हैं वो भी गवर्नर को कुछ नहीं मानेगा और पीजेंट आपके ज़मींदार को कुछ नहीं मानेगा। ठीक है, ये कहने का ये मतलब है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने क्या किया, इनके रूलर्स ने, इन्होंने सप्रेस किया रिबेलियस ज़मींदार्स को। ओके, ठीक है, क्योंकि अब देखो ना,
अब इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन रही है, ठीक है, तो ये एम्परर को मान नहीं रहे हैं, तो गवर्नर्स कह रहे हैं हमारा कौन ही क्या बिगाड़ेगा, लेकिन ज़मींदार कह रहे हैं गवर्नर हमारा क्या कर लेगा, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही ये सब चलता जा रहा है चेन में, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए इन्होंने, फ्रेश रेवेन्यू सेटलमेंट की अवध में, ठीक है, विच वॉज बेस्ड ऑन द वेलफेयर, यहाँ पे वेलफेयर ऑफ फार्मर्स है, आपको याद रखना है, अवध में था वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, ठीक है, बाकी सब जगह जुल्म हो रहा था, ठीक है। नॉन कम्युनल इन अप्रोच, ये हम पढ़ चुके हैं लगभग सभी स्टेट्स में, यही खासियत है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, अवध के रिलेशन में लखनऊ एमर्ज एज अ न्यू सेंटर ऑफ कल्चर इन नॉर्थ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलराइट, अब ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ड्रॉबैक्स के बारे में, ड्रॉबैक्स ये रहे आपके, द कोर थीम वॉज एक्सटेंशन ऑफ रेंट, ठीक है, ये असल में, एक मिनट, असल में इन्होंने कोशिश तो की थी कि फ्रेश रिफॉर्म्स कर पाए, लेकिन ओवरऑल ये एक्सट्रैक्शन ऑफ रेंट ही, जितने टाइम इन्होंने रिफॉर्म नहीं की थी उतनी देर ये यही बने रहे, अप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ रेंट स्टेट ही रही, ठीक है। हर कोई जो नई स्टेट पैदा होती है ना, ये कोशिश करती है कि पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे, पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है, तो इनको भी टाइम नहीं मिला बेसिक रिफॉर्म्स करने का, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगर स्टेट अगर कमज़ोर होती है, ठीक है, इकोनॉमिकली, तो दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक इनको अंदरूनी खतरा होता है कि ज़मींदार हमें सप्रेस कर देगा, एक हिसाब से राजा ही होता है जो, या फिर जो अर्स्टवाइल गवर्नर रह चुका है मुग़ल एम्पायर का, जो अब इंडिपेंडेंट रूलर की तरह काम करेगा, तो ज़मींदार को उसको खौफ होता है कि हमें सप्रेस कर देगा। अगर इंटरनल डेंजर यही होता है, एक्सटर्नल थ्रेट ये होता है कि नेबरिंग स्टेट्स हम पे धावा बोल देगी, या फिर फॉरेन कंपनीज भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। फॉरेन कंपनीज से मतलब है आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और स्टार्टिंग में इन सबसे भी पहले था पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ऑलराइट, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। बैटल ऑफ बक्सर के बाद है ना, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, यानी 1764 में हुई थी बैटल ऑफ बक्सर, तो ये कंप्लीट रिलायंस हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी पे, ठीक है। अवध बिकेम द मोस्ट ओबीडियंट डिसिपल ऑफ ईआईसी, डिसिपल होता है शागिर्द, है ना, मोस्ट ओबीडियंट, सब कुछ मानने वाला, ठीक है। दिस वीकेंड द स्टेटस ऑफ नवाब्स, नवाब्स का इस वजह से स्टेटस गिर गया, जो मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, है ना, शुजाउद्दौला के केस में, उसको बोलती थी ईस्ट इंडिया कंपनी आगे देख तो वो आगे देख, दाएं मुड़ तो दाएं मुड़ जाता था। फिर 1856 में मैं ये भी बता चुका हूँ, जो इसके इनके बाद जो आए थे वाजिद अली शाह, उनको डलोजी ने बोला कि तुमने मिस गवर्नेंस की है, इसलिए तुम्हें हटा दिया जाता है, और अवध स्टेट को एनेक्स कर लिया था, अपने ब्रिटिश एम्पायर में इंक्लूड कर लिया, तो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बैकग्राउंड के बारे में, बैकग्राउंड के रिलेटेड। अब है आपकी स्टेट मैसूर, मैसूर के बारे में भी बता चुका हूँ मैं आपको। इसके फाउंडर थे असल में हैदर अली, और हैदर अली के बेटे थे टीपू सुल्तान, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या लिया थे इन रूलर ने, इन्होंने सप्रेशन किया था ज़मींदार्स को, ज़मींदार्स को मैसूर में बोला जाता था या साउथ में पॉलीगार्स, ठीक है। पॉलीगार्स पूछा जा सकता था क्या होता है, तो ये ज़मींदार्स होते थे मैसूर में। मॉडर्न आर्सेनल रखी, मॉडर्न आर्सेनल होता है मतलब इनके पास तोपे वोपे थी, ठीक है, रॉकेट्स वगैरह थे, हालांकि क्रूड फॉर्म में थे, ठीक है। टीपू सुल्तान के रिलेटेड एक ये इम्पॉर्टेंट है कि जब ब्रिटिशर्स ने फिर इन्हें एनेक्स किया इस स्टेट को, मैसूर को, है ना, तो इनकी जो डायरीज वगैरह थी, नोट्स वगैरह थे कि रॉकेट कैसे बनते हैं वगैरह, वो उन्होंने स्टोर रखे म्यूजियम में। तो फिर जो आपकी नासा है ना, इन्होंने रिसेंट पास्ट में आई थिंक 1-2 साल पहले इनका काफ़ी वो मेंशन किया था कि जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है इनमें इनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, नासा ने इनको अप्रिशिएट किया है, आप ये रिसर्च कर लेना, ठीक है। तो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी आपकी टीपू सुल्तान, ठीक है, ओके। अब क्या था, इन्होंने ऑक्यूपाई किया कोस्ट लाइन एरियाज, ठीक है ना, मालाबार जो मैसूर के आसपास पड़ता है, मालाबार मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ये रहा मैसूर, तो इसी के आसपास इन्होंने कोस्ट ऑक्यूपाई कर ली थी, और ट्रेड को एक हिसाब से कंट्रोल कर लिया था वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, जो ट्रेड होता था वही आप पढ़ने को मिलेगा आपको, ये देखिए, ठीक है, ऑक्यूपाइड द कोस्टल एरियाज, फॉर एग्जाम्पल मारावल, कंट्रोलिंग द ट्रेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है।
अच्छा, रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, तीनों चीज़ों में रेवोल्यूशन लाया इन्होंने, एग्रीकल्चर में भी, ट्रेड में भी और कॉमर्स में भी, ठीक है। अब इन्होंने लाया वेरी ड्रास्टिक चेंज इन एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड ट्रेड कॉमर्स, ठीक है। मतलब खतरनाक चेंज किए इन्होंने एग्रीकल्चर पॉलिसी में और ट्रेड और कॉमर्स में। स्टेट इटसेल्फ बिकम्स द ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। स्टेट खुद ही बन गई ट्रेडिंग कंपनी। इन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी गई भाड़ में, हम अब खुद ही अपनी कंपनी बनाएंगे, ठीक है। ओके। अब ड्रॉबैक्स क्या थी स्टेट की? वॉरिंग स्टेट थी, हर जगह जंग लड़ती थी, है ना, जंग का शिकार बन गई है। कभी इन्होंने मराठास को दोस्त बनाना चाहा, कभी निज़ाम को, लेकिन अहम मौके पे निज़ाम भी इनको ठेंगा दिखाता था और मराठास भी, ठीक है। ओके। इनको ये समझ नहीं आई मैसूर वालों को, मतलब टीपू सुल्तान को, ठीक है। ओके। फेल टू अंडरस्टैंड द रियल नेचर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का इनको रियल नेचर पता नहीं लगा, ठीक है। और ये लगभग सभी, हर एक स्टेट को ये पता नहीं लगा। विजन्स ऑफ टीपू सुल्तान तो अच्छे थे, लेकिन वो उतने थ्योरेटिकल ही रहे, असर नहीं कर पाए, ठीक है। ये मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब भी बने। ये जैकोबियन क्लब क्या है? जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह पढ़ते हैं, ये उधर आपको समझ आता है, ठीक है। जैकोबियन क्लब क्या था? इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी भी प्लांट किया था श्रीरंगापट्टनम में, है ना। ओके। इन्होंने एक नेवल बेस बनाई थी। नेवल बेस वही होता है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपके जो आपकी ब्रिटिशर्स थे ना, ये नेवल पावर थी, इनको नेवल पावर ने जिताया, मतलब ये खतरनाक एक नेवल पावर थी जो समुंदर पे कब्जा करेगा, ना। वो टाइम वैसा था कि जो स्ट्रेट पे कब्जा करेगा वही जीतेगा। ब्रिटिशर आपकी खतरनाक नेवल पावर थी। इन्होंने फ्रेंच के धज्जियां उड़ा दी थी, हैं, सबसे खतरनाक नेवल पावर थी आपकी ब्रिटिश। तो इन्होंने भी कोशिश की थी, टीपू सुल्तान ने, कि हम भी एक नेवल बेस बनाएं, ठीक है। ओके। एस्टैब्लिश कंपनीज ऑन द मॉडल ऑफ यूरोपियन कंपनीज लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से, इन्हीं चीज़ों से, नेवल बेस, आर्सेनल, है ना, ट्रेडिंग कंपनी बन गई थी, तो इसी वजह से ये वरी था, फॉर द मैटर ऑफ वरी था ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंग्लिश के लिए। ऑलराइट। अब केरला की बात कर लेते हैं। केरला का केरला का आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि यहाँ पे 4 स्टेट्स थी टोटल केरला में, लेकिन मोस्ट फेमस कौन सी थी? त्रावणकोर, ठीक है। जो दो सुपरस्टार से एनलाइटेड रूलर्स थे त्रावणकोर के, वो थे मार्तंड वर्मा एंड रामा वर्मा। ओके। अब है एरियाज अराउंड दिल्ली। अब हमें एरियाज अराउंड दिल्ली के बारे में पढ़ना है। एरियाज अराउंड दिल्ली के बारे में आपको मोटा मोटा पढ़ना है। किसके बारे में? आपको पढ़ना है राजपूत स्टेट्स के बारे में, ठीक है। आपको पढ़ना है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक मिनट में देख लेता हूँ, यहाँ पे असल में अच्छी तरह दिखाया नहीं है इस मैप में। जाट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सिख्स के बारे में पढ़ना है, सिख मिसल्स के बारे में, है ना। बंगश पठान्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसको। सो लर्नर्स, पहले बात कर लेते हैं राजपूत्स के बारे में, ठीक है। राजपूत्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब इनमें क्या था, मेडिवल टाइम्स से ही ये आपस में ही लड़ते थे, ठीक है, और मेडिवल कंडीशंस रही थी इनमें, मतलब हाँ, ये कभी भी मॉडर्निटी की तरफ नहीं गए। सिर्फ एक एक्सेप्शन थी राजा जयसिंह की, ठीक है। वही लिखा हुआ है, ओल्ड सिचुएशंस वाज प्रिवेलिंग, फाइटिंग अमंग ईच अदर, मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द स्टेट या मोस्ट रूलर्स वर लिविंग इन द मेडिवल एजेस, बट राजा सवाई जयसिंह इज़ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग रूलर इन द 18th सेंचुरी। आपको एज इट इज़ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज़ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ द 18th सेंचुरी। आपका आंसर सीधा आना चाहिए, राजा सवाई जय सिंह, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था? ऐसा इन्होंने ये किया था कि ही वॉज अ मैन ऑफ साइंस, ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर। क्योंकि इन्होंने डॉवरी के खिलाफ और सती के खिलाफ काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज पास किए थे, ठीक है। लॉ मेकर, वही लॉज पास किए थे, तो लॉ मेकर होंगे तभी तो लॉ पास करेंगे, ठीक है। इनकी ऑब्जर्वेटरीज थी उज्जैन में, दिल्ली में। असल में एस्ट्रोनॉमी के लेके और ज्योग्राफी को लेके काफ़ी ये एंथुजियास्टिक थे, ठीक है ना। इन्होंने यूक्लिड्स, है ना, यूक्लिड्स एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी ट्रांसलेट की थी संस्कृत में 18th सेंचुरी में, ठीक है। काफ़ी ज़हीन इंसान थे ये। ट्राइड टू एनफोर्स अ लॉ टू रिड्यूस द डाउरी सिस्टम विच वॉज द मेजर कॉज ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है। मेक्स अ लॉ अगेंस्ट सती, ठीक है। अभी बोला डाउरी सिस्टम
क्यों इन्होंने कोशिश की इसको रिड्यूस करने की डाउरी को? क्योंकि ये मेजर कॉज था फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होता है, जैसी लड़की देखते थे क्या पैदा हुआ है, लड़का या लड़की, अगर लड़की होती थी उसको मार देते थे। ठीक है, ये कॉमन प्रैक्टिस रही है इंडिया में थ्रू आउट, इंडिया में भी और एंशियंट अरब में भी। ठीक है, ओके, इस्लाम ने इसको काउंटर किया था अरब में। ओके, ऑलराइट। अब जाट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जाट्स को आपको ऐसे याद रखना है कि एक एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी थी, ये खेती बाड़ी करते थे। ठीक है, ये और ये कहाँ पे सेटल हुए थे? हरियाणा के आसपास, मथुरा जो आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है उसके आसपास, आगरा, पार्ट्स ऑफ राजस्थान है ना, उसके आसपास ये सेटल थे। ये क्या काम करते थे मुगल एम्पायर में? ये थे वॉरियर्स, मुगल आर्मी में होते थे। ठीक है, इनको कंप्लीट रिलैक्सेशन दी थी मुगल्स ने, खासकर अकबर ने, है ना, अकबर वगैरह ने इनको खासी छूट दी थी, जो करना है करो, बस लड़ते रहो हमारे लिए, अब आगे आपको कोई ना टैक्स देना है ना कुछ देना है। ठीक है, अब लेकिन टेंशन कब स्टार्ट होती है? शाहजहां के टाइम पे, जब आपको पता है फाइनेंशियल बैंक्रप्सी आ गई थी, है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी, और इन्होंने ये टैक्सेस वगैरह लेने लग गए जाट से। इसकी वजह से अनरेस्ट हुआ अमंग जाट्स, जाट्स भड़क पड़े। ठीक है, जाट्स रिवोल्ट फाइनली टुक अ फुल फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम, औरंगजेब के टाइम पे आते आते इनका जो रिवोल्ट था वो फुल फ्लैश्ड हो गया। ठीक है, इन्होंने भी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी अपनी क्रिएट की थी, जिसको बोला था, यह स्टेट बोल रहा भरतपुर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कौन है रिलेटेड विद जाट्स? वो आती हैं आपकी चूरामन, बदन सिंह, और सूरजमल को तो यहाँ तक बोला गया प्लेटो ऑफ द जाट ट्राइब। ठीक है, ये मोस्ट फेमस है आपकी सूरजमल। ऑलराइट, अब बंगश पठान्स और रोहिलास के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे सिक्स के बारे में। ऑलराइट, तो अब पढ़ लेते हैं हम लोग बंगश पठान्स एंड रोहिलास के बारे में। ठीक है, अब ये जो आपके बंगश थे ना, ये ही इज़ आफ्टर द, ये नाम पड़ा इनको आफ्टर द नेम ऑफ मोहम्मद खान बंगश, जो कि कंट्रोल करते थे आपको मेजॉरिटी एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, जबकि जो आपके रोहिलास थे ये थे अली मोहम्मद खान। ठीक है, और एक गंगा रिवर को कंट्रोल करते थे, गंगा रिवर टू कुमाऊं हिल्स, जो कि आपकी उत्तराखंड में पड़ती हैं। ऑलराइट, अब इनके बारे में कॉमन बात क्या थी? ये दोनों एडवेंचरर्स थे। ठीक है, एडवेंचरर्स आ गया कि ये एक जगह स्टेबल नहीं रहे, एक जगह इन्होंने बोला कि छोटा सा हमें स्टेट मिल रही है तो उसको कंसोलिडेट करें, अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए अपना। नहीं, इन्होंने अपनी सारी एनर्जी गंवा दी है ना, बोथ ऑफ देम एग्जॉस्टेड देयर एनर्जीज इन फाइटिंग, दिल्ली के साथ लड़ के, जाट के साथ लड़ के, और अवध स्टेट के साथ लड़ के। ऑलराइट, रोहिलाज आपके आ गए अली मोहम्मद खान। ठीक है, और इनका कंट्रोल आपने देख लिया गंगा रिवर टू कुमाऊं, जबकि मोहम्मद खान बंगश आ गए आपके बंगश पठान, इनका कंट्रोल कहाँ था? मोस्टली यूपी में, अलीगढ़ टू कानपुर। अब पढ़ते हैं हम सिक्स के बारे में, 10 सिक्स। ठीक है, अब जो आपके सिक्स है ना, अगर आपको 10 सिक्स के बारे में पढ़ना है तो सिखों की हिस्ट्री हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके गुरु आ गए, दूसरे आपके मिसल्स आए, और फिर पंजाब, पंजाब है ना, थर्ड आ गई आपकी पंजाब। ठीक है, अब पहले गुरुज के बारे में बात कर लेते हैं, रिस्पेक्टेड गुरुज के लिए। टोटल 10 गुरु माने जाते हैं। गुरु नानक देव आपके फर्स्ट आ गए, और लास्ट आ गए आपके गुरु गोविंद सिंह, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, पिछले लेक्चर्स में। ओके, गुरु गोविंद सिंह ने दिया रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी टू सिख एंड पंजाब। अगर आपको बोला जाए किसने ये तीनों चीज़ें दी, तो गुरु गोविंद सिंह ने दी। पॉलिटिकल भी है ना, पॉलिटिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस तो था ही, सोशल तो था ही पहले से। ठीक है, और पंजाब की आइडेंटिटी भी दी। ठीक है, अब जो खालसा है ना, खालसा का मतलब होता है प्योर, हम बोलते हैं ना खालिज घी, खालिज घी होता है प्योर घी, वैसे खालसा का मतलब प्योर होता है। ठीक है, अब जो मिसल्स हैं आपके, ये क्या थी? ये थी कॉन्फेडरेसीज, है ना, और ये कब से कब तक थी? 1720 से लेकर 1798 तक थी ये मिसल्स, मतलब कॉन्फेडरेसीज। कॉन्फेडरेसीज आप ये लेके चलो कि अलायंस थी। क्या थी? क्लोज वर्ड कौन सा है इसका? अलायंस। ठीक है, अलायंस। ठीक है, एक संघ था, है ना, संघ था ये। ठीक है,
अच्छा, खालसा फाउंडेड बाय गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ पॉलिटिकल आइडेंटिटी गुरु गोबिंद सिंह ने ही दी थी, ठीक है। कपूर सिंह थे आपके फाउंडर ऑफ दल खालसा। अब दल खालसा क्या थे, फॉर एग्जांपल मैं आप ऐसे समझो, अगर ये कंट्री है ना हमारी, इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है हमारी। अब इंडिया में स्टेट्स हैं ना, तो डिवीज़न है, कंट्री के बाद स्टेट्स आती हैं ना, उसी तरह आप रख लो, खालसा आ गया कि प्योर जो पूरा जो एरिया होगा, है ना, पॉलिटिकल मैप इनका, फिर इसके अंडर आएंगे दल खालसा, एक स्टेट के हिसाब से रख लो, अब ऐसे ऐसे आएंगे ये एरियाज, है ना। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, ये अगर खालसा है तो दल खालसा आपके आगे से यूनिट्स इसके, ठीक है। दल खालसा फॉर एग्जांपल 1 2 3, इनके 1 2 3 तो नहीं थे, इनके नाम थे अलग अलग, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो आपके महाराजा रंजीत सिंह है, जो मतलब ही हैज़ नो पैरेलल पूरी सिख हिस्ट्री में, है ना, जिनके पास सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी थी उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के बाद, है ना, पूरी एशियन में, पूरे एशिया में, ठीक है। तो वो आपके बिलोंग करते थे सुकर चकिया मिसल को, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा, कपूर सिंह आपके फाउंडर थे दल खालसा के। ओके, खालसा गॉट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट दल्स, ठीक है, एवरी दल गिवन द चार्ज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, प्रोटेक्शन ऑफ दैट एरिया, वही मैं बता चुका हूँ, यूनिट्स थे, अलग अलग जगहों पे इनको रख दिया, ठीक है ना। एंड दीज दल्स एमर्ज इनटू मिसल्स। तो आप समझो ये खालसा आ गया पहले, फिर आ गया आपका दल खालसा, है ना, दल खालसा, फिर आ गए मिसल्स और छोटे यूनिट्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री आती है, फिर स्टेट्स आते हैं, फिर आप रख लो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं ना, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वैसे रख लो आप याद, ठीक है। ओके, अनटिल द, ये हाँ, मिसल्स के इमर्ज होती हैं दल खालसा से अनटिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। 18th सेंचुरी के एंड तक 12 मिसल्स हो गए थे, ठीक है, 12 मिसल्स पैदा हो गए थे, ठीक है। अब इधर देखो क्या बोल रहा है ये, टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के एंड तक दिल्ली वॉज ओवर, ठीक है, दिल्ली का मतलब पतन हो गया था ना, वही हमने देखा था 1765 के बाद शाह आलम टू ए पेंशनर ही बन गए थे ना उसके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। ओके, दिल्ली ख़त्म हो गया था, ओके, अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर हो रहा था, ठीक है। सो देयर वॉज नो चैलेंज इन फ्रंट ऑफ दैम, इन फ्रंट ऑफ दैम किन की बात हो रही है, सिक्स के, ठीक है। सो दे स्टार्टेड टू फाइट अमंग दैम सेल्व्स, दिस प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द एमरजेंस ऑफ रंजीत सिंह, ठीक है, इन पंजाब, द मैन फ्रॉम सुकर चकिया मिसल, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जब तक 18th सेंचुरी का एंड हो रहा था, दिल्ली तो ख़त्म हो ही चुका था, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में आपकी सिविल वॉर हो रही थी, तो पंजाब के सामने कोई भी खतरा नहीं था या कोई भी चैलेंज नहीं था, तो ये आपस में ही लड़ने लग गए, ठीक है। इसी की ये बना ये एक हिसाब से बैकग्राउंड किसका, एमरजेंस ऑफ रंजीत सिंह का इन पंजाब, ठीक है, द मैन फ्रॉम सुकर चकिया मिसल। ओके, अब है थर्ड आपका द पंजाब, है ना। अब पंजाब के फाउंडर कौन है, रंजीत सिंह, है ना, सन ऑफ महान सिंह, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से याद रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या किए इन्होंने, पॉलिटिकल मैप दिया टू सिख हिस्ट्री या पंजाब, ही गेट्स लाहौर फ्रॉम द अफगान रूलर जमन शाह, ठीक है, हाउ ब्रेव ही वॉज, हाउ डिप्लोमेटिक ही वॉज। अफगान से लड़ना आसान नहीं होता है ना, और उनसे फिर कोई चीज़ छीन लेना वो ज़्यादा खतरनाक बात होती है, ठीक है। ओके, फोर्सफुली टेक्स अमृतसर, कश्मीर, पेशावर, मतलब वट अ मैन, है ना, तगड़ा इंसान थे रंजीत सिंह। अमृतसर ले लिया, कश्मीर ले लिया, पेशावर ले लिया। रिफॉर्म्स इन द फील्ड्स ऑफ, कहाँ कहाँ रिफॉर्म किए इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म किए, ओके, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म किए, रेवेन्यू में किए, नॉन कम्युनल इन अप्रोच, ठीक है, ओके, फेमस फॉर मेंटेनिंग आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटीज़ इन हिज कोर्ट, अपनी कोर्ट में इनके पास काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी जिसमें आते थे आपके दीवान दीनानाथ, फ़कीर अजीज़ुद्दीन एटसेट्रा, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ आपको पॉइंट। सेकंड लार्जेस्ट आर्मी थी इनकी एशिया में, ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट वो तो इंग्लिश की ही थी, ठीक है।
अब ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। द स्टेट वॉज अगेन रेंट एक्सट्रैक्टिंग स्टेट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रेंट ले रही थी और पीजेंट्स को परेशान कर रही थी। द स्टेट वॉज बॉदर्ड अबाउट, अब सेकेंड लार्जेस्ट होगी तो, है ना, सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी होगी तो मिलिट्री बॉदर्ड अबाउट तो आर्मी होगी ही, ठीक है। सुपरफिशियल, इन्होंने भी बेसिक लेवल पे रिफॉर्म नहीं किया, ऊपर ऊपर से रिफॉर्म किया, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी इन एशिया निगलेक्टेड इंग्लिश थ्रेट, ठीक है। ये इनसे बहुत बड़ी गलती होती, क्योंकि जो आपके ब्रिटिशर्स थे यही इनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब पढ़ते हैं पठान मराठास के बारे में, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद हम जिस्ट देखेंगे और ख़त्म। ऑलराइट, द मराठास, ठीक है। इनकी जो हिस्ट्री है, मराठा की हिस्ट्री, वो भी 3 फेजेस में आती है। पहला फेज़ हम देखते हैं मराठा स्वराज्य, है ना, जो हमने उधर बात की थी जब हमने सईद ब्रदर्स के बारे में बात की थी, है ना। ओके, मराठा स्वराज, इसका फाउंडर थे शिवाजी। ये पार्ट ऑफ मेडिवल हिस्ट्री में आता है। ऑलराइट, बैकग्राउंड इन विच ही फाउंड द इंडिपेंडेंट मराठा स्वराज्य, द स्ट्रगल बिटवीन द मुगल एंड डेक्कनी स्टेट्स। दक्कन में बता चुका हूँ, डेक्कनी स्टेट्स और मुगल्स के बीच स्ट्रगल हुआ था, ठीक है। यही बैकग्राउंड बना था आपका मराठा स्वराज्य का, ठीक है। फाउंड किसने किया था? शिवाजी ने, पार्ट ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। इसको फिर सईद ब्रदर्स ही लाते हैं प्रैक्टिकलिटी में, ठीक है। अब फेज़ सेकंड में हमें पेशवा डोमिनेंसी पढ़नी है। ये क्यों होती है? असल में तो मराठा स्वराज्य यहाँ पे चल रहा था ना, फिर असल में सिविल वॉर होती है मराठा सरदार्स के बीच, और इसकी वजह से जन्म लेती है आपकी पेशवा डोमिनेंसी, ठीक है। ऑलराइट, 1707 में औरंगज़ेब मर जाते हैं। 1708 में बहादुर शाह आपके मुग़ल एम्पर बनते हैं और ये रिलीज़ करते हैं शाहू। अब शाहू कौन थे? ये थे आपके, जहाँ तक मुझे याद है, शिवाजी के सक्सेसर थे शाहू, ठीक है। अब तब तक क्या था, जब तक शाहू अंदर थे, यानी औरंगज़ेब ने इनको जेल में रखा हुआ था, तो तब तक ये ओवरटेक कर लिया था सतारा ने, ठीक है। सतारा इसको कंट्रोल कर, सतारा में एक लेडी थी जिनका हम आगे पढ़ेंगे, लेडी ने कब्ज़ा कर लिया था, जो उनकी वाइफ थी, है ना, शिवाजी की। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कहीं मैं गलत ना पढ़ा दूँ आपको, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइएगा। तो लर्नर्स, मैं आपको बता रहा था, जब तक शाहू जेल में था तब तक आपकी ताराबाई, है ना, तारा, महारानी ताराबाई, महारानी ताराबाई आपकी एज अ रीजेंट काम। अब रीजेंट क्या होता है? रीजेंट ये होता है कि जो आपका जो किंग होता है ना, या मोनार्क होता है, उसकी एब्सेंस में उसके नाम पे एम्पायर चला रही होती जब तक उसका सक्सेसर बड़ा हो जाए, या फ़िलहाल मतलब टेम्पररी बेसिस पे, है ना। जैसे हम सब्स्टिट्यूट टीचर फेस कर चुके हैं बचपन में। टीचर तो वही रहता था ना सब्जेक्ट का, लेकिन वो कुछ देर अलग आपका टीचर आता था, पढ़ा लेता था, और जब तक वो नहीं प्रेजेंट होता था तब तक वो काम करता था और चला जाता। आपसे एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर समझ लो, या सब्स्टिट्यूट किंग समझ लो, ठीक है। तो वो थी आपकी महारानी ताराबाई, जो आपकी डॉटर इन लॉ थी, है ना, बहू थी, डॉटर इन लॉ ऑफ आपकी शिवाजी, है ना, जो के फाउंडर थे मराठा स्वराज्य के, ठीक है। और ये रीजेंट किसकी थी? शिवाजी के पोते, जिनका नाम शिवाजी सेकंड था, शिवाजी सेकंड था। और इनके शिवाजी के सन कौन थे? जिनकी ये बीवी थी, उनका नाम था राजा राम, राजा राम, ठीक है। ये सब हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं उधर ही, ठीक है। अब थोड़ा क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब 2 सेंटर, अब जब शाहू को छोड़ दिया है ना बहादुर शाह वन ने, तो 2 सेंटर बन गए। सतारा में आपकी यही रहती थी महारानी ताराबाई, अब कोल्हापुर में शाहू को जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे तो रेजिस्टेंस मिल जाती है ना उनको। तो क्या हुआ, बोथ ऑफ देम यानी शाहू एंड ताराबाई स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। शाहू वॉज अनअवेयर ऑफ द डेक्कन पॉलिटिक्स, क्योंकि वो इतनी देर औरंगज़ेब के कब्ज़े में रहा, ठीक है ना। सो बालाजी विश्वनाथ, है ना, बालाजी विश्वनाथ बन गए थे शील्ड शाहू, आयरन शील्ड बन गए थे इसके लिए, है ना, शाहू के लिए। एंड दिस बिकेम रीज़न फॉर द डोमिनेंसी ऑफ पेशवाज, पेशवा की डोमिनेंसी यहीं से बढ़ती है। सिविल वॉर हुआ पहले और फिर इनकी बढ़ गई। अब पढ़ते हैं फेज़ 3 मराठा कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, ठीक है। कोई संघ पढ़ चुके हैं, है ना, संघ, ठीक है। 18th सेंचुरी में
मराठा हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ पेशवा डोमिनेंसी, ठीक है। 18 सेंचुरी की जो हिस्ट्री है मराठास की, ठीक है, वो हिस्ट्री है पेशवा डोमिनेंसी की, ठीक है। अब इसमें ग्रेट पर्सनैलिटीज़ कौन सी आती है आपकी? बालाजी विश्वनाथ, जो हम पढ़ चुके हैं ना, जो इनके लिए आयरन शील्ड बन जाते हैं। फिर बाजीराव वन आते हैं, फिर बालाजी बाजीराव आते हैं, फिर माधवराव आते हैं, ठीक है। अब इनके इम्पॉर्टेंट स्टेप्स पढ़ लेते हैं। इनके इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ पेशवा डोमिनेंसी, ओके। ट्रीटी ऑफ 1719, वही जो हमने पढ़ा था, मराठा स्वराज्य प्रैक्टिकलिटी में आ गया था, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर भी एक कर्सरी रीडिंग दे दो आप, ठीक है। कर्सरी रीडिंग देते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। ट्रीटी ऑफ 1719 विद द मुगल्स, वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ पेशवाज गेटिंग द परमिशन ऑफ मराठा स्वराज विद द हेल्प ऑफ सईद ब्रदर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्रुखसियार। सो मराठा ड्रीम वॉज फुलफिल्ड इन 1719 ऑफ बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट, ओके। अब है आगे, एलिमिनेशन ऑफ कोल्हापुर एज अ राइवल, ठीक है, एंड ऑफ सिविल वॉर, क्योंकि सतारा जीत गया था फिर, ठीक है। बिकमिंग एन ऑल इंडिया एम्पायर, ठीक है, बन जाता है, लेकिन फिर 1760 में मुंह की खानी पड़ती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। डोमिनेंसी ऑन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टेट्स, हम देख चुके हैं ऊपर कितना बड़ा है ना, एक बार मैं फिर आपको दिखा दूंगा। डोमिनेंसी ऑन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टेट्स टिल 1761, फिर 1761 में होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और फिर आपका ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ ऊपर, है ना, कितना बड़ा है मराठा एम्पायर। ये देखो, ये लाल सब यही है ना, ये पेशवाज ऑफ मराठास, भोसलेज ऑफ मराठास, ये मराठास गायकवाड्स, ठीक है ना, ये भी मराठास, कितना बड़ा है। सब पे डोमिनेंसी थी इनकी, ठीक है ना, सब पे, सब जगह रेड्स मारते थे, चौथ कलेक्ट करते थे, सरदेशमुखी कलेक्ट करते थे, ठीक है। अगर 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नहीं होती तो ब्रिटिशर्स के हालात बहुत ख़राब हो जाते, ठीक है। ऑलराइट, अब सब स्टेट्स की तरह इसके भी ड्रॉबैक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। फॉलोड द ओल्ड पैटर्न ऑफ द मुगल एम्पायर, जो सबने किया वही इन्होंने भी किया। मिलिट्री स्टेट, ठीक है, रेंट एक्सट्रैक्शन सब में आपको कंटिन्यू मिलेगा। दे नेवर इवोल्व अ न्यू कंसेप्ट ऑफ स्टेट हुड, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड क्या ड्रॉबैक है? रेंट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम एंटायर इंडिया, चौथ सरदेशमुखी है ना, सरंजामी सिस्टम। अब सरंजामी सिस्टम आपका क्या है? इसमें आपको दी जाती थी, जो मराठा सरदार थे, वतन जागीर, और ये सब अपनी एलिजेंस किसको ओ करते थे? पेशवा को, यानी पेशवा इनका हेड होता था। पेशवा इनको वतन जागीर प्रोवाइड करते थे अपना खर्चा वर्चा निकालने के लिए, और अपनी अलग अलग, क्योंकि ये आइडेंटिटीज़ थी इनकी, कुछ पेशवास थे, कुछ भोंसले थे, कुछ होलकर थे, है ना, अलग अलग आइडेंटिटीज़, अलग अलग कल्चर के लोग थे ये। लेकिन हेड इनका कौन होता था? हेड इनका यही होता था, पेशवा, ठीक है। तो ये वतन जागीर इनको दे देता था पेशवा। अब ये क्या है? सरंजामी सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? सरंजामी सिस्टम में आपको वतन यानी पैटर्नल जागीर दी जाती है, अब वहीं से आप खर्चा वर्चा पूरा करो, ठीक है। अभी यही बोल रहे हैं, दिस सरंजामी सिस्टम यानी वतन जागीर को ग्रांट करना, ये रीज़न बना मराठा कन्फेडरेसी का ऊपर आने का, ठीक है ना, वही भोंसले, नागपुर, गायकवाड़ एटसेट्रा, ठीक है, ओके। नाउ बालाजी विश्वनाथ हैज़ टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन, जो कि आपका शिवाजी सेकंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके लिए आयरन शील्ड बन चुका था, है ना, ठीक है। देयर वॉज अ सिविल वॉर बिटवीन सतारा एंड कोल्हापुर, वही मैं बोल रहा हूँ ना आपका, ताराबाई और बालाजी विश्वनाथ। जो बालाजी विश्वनाथ थे वो आपके शाहू को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और जो आपकी ताराबाई थी वो आपके शिवाजी सेकंड को प्रोटेक्ट कर रही थी, ठीक है, उसके बिहाफ पे रीजेंट थी, उनके बीच सिविल वॉर होता है, ठीक है। सो बालाजी विश्वनाथ स्टार्टेड द सरंजामी सिस्टम, ठीक है, वतन जागीर। तो सिंधिया जो सेक्ट था उसको इन्होंने ग्वालियर दे दिया, गायकवाड़ को बड़ौदा दे दिया, होल्सकर्स को इंदौर दे दिया, भोंसले को नागपुर दे दिया, ठीक है। तो इन सब का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था पेशवा के साथ, ठीक है। जब तक ये स्ट्रॉन्गर रहेंगे, पेशवा स्ट्रॉन्गर रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका मैप दिखा देता हूँ एक बार, है ना। ये कन्फेडरेसीज की बात कर रहे थे हम, गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, पेशवाज ऑफ पुणे, है ना, आपके ये रहे भोंसलेज ऑफ नागपुर, ठीक है।
पेशवाज ऑफ पुणे मराठास, ठीक है, एटसेट्रा। आप समझ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो मराठा एम्पायर में ये मुग़ल एम्पायर में हुआ था कि लेटर मुगल्स आ गए थे, उनमें कोई दम नहीं था, वैसा ही इधर भी होता है कि लेटर ऑन देयर वाज एन इनकम्पिटेंट पेशवा, इनकम्पिटेंट आ जाता जिसका नाम था बाजीराव सेकंड, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जब पेशवा कमज़ोर पड़ गया तो ये जो मराठा कॉन्फेडरेसी थी, यानी वही वो जो अभी होलकर्स ऑफ इंदौर, गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा वगैरह, ये खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे। दिस मराठा कॉन्फेडरेसी डिक्लेयर्ड इटसेल्फ इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट बात है, द इंग्लिश डिड नॉट फाउट विद द मराठास, द पेशवास, ठीक है, बट द इंग्लिश हैड टू फाइट विद द, यहाँ पे भी जैसे मुगल एम्पायर से इन्होंने इकट्ठे नहीं लड़ा, इन्होंने अलग अलग जो स्टेट्स निकली थी, सक्सेसर स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, या फिर जो अभी तक मुगल एम्पायर के अंडर नहीं थी, उन स्टेट्स जो एमर्ज हुई थी, जैसे आपकी केरला आ गई, तमिलनाडु आ गई, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न में आ गई, उनसे लड़ना पड़ा। वैसे ही यहाँ पे इन्होंने मराठा एम्पायर का सामना नहीं किया, इन्होंने मराठा कॉन्फेडरेसी का सामना किया, ठीक है। अब मराठा कॉन्फेडरेसी में क्या आता था आपका, पढ़ चुके हैं हम कि ये आउटकम था सरंजामी सिस्टम का मेन रीज़न, ठीक है ना। ये बने डोमिनेंट वही जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी ना, उसके बाद, ठीक है। फर्स्ट अटैक ऑन पेशवा डोमिनेंसी एंड इनकम्पिटेंट पेशवा आया था बाजीराव सेकंड, इसी के टाइम पे ही हुआ, ठीक है। अब ग्वालियर में थे सिंधिया, बड़ौदा में थे गायकवाड़, इंदौर में थे होलकर, नागपुर में थे भोंसले, ठीक है। अब जो सिंधिया है ना, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो महाजी सिंधिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है। इन्होंने टाइटल लिया था नायब फ्रॉम द मुगल एम्परर, ठीक है। ही बाउट द मुगल एम्परर फ्रॉम अलाहाबाद टू दिल्ली, कैप्ट हिम अंडर हिज प्रोटेक्शन, वही जो हम पढ़ चुके हैं ना, वो थे महाजी सिंधिया, इनको अपनी प्रोटेक्शन में दिल्ली तक ले गए थे, ठीक है। अब है आगे जिस्ट, जिस्ट को हम ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं, तो आपका ये लेक्चर और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब बस जिस्ट देखनी, ठीक है। जिस्ट होता है पूरे चैप्टर को कैसे आपको कंसाइज करना है और कैसे लास्ट में आपको एक क्रक्स बनाना है, समरी बनानी है इसकी, ठीक है। अब पढ़ते हैं। 18th सेंचुरी जो स्टेट्स थी ये क्या थी, सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस, पढ़ चुके हैं, फेसिंग राइवल्स ऑन एवरी फ्रंट, चाहे नेबर्स थे उनके या फिर फॉरेन पावर्स थी, है ना, फॉरेन पावर विद हिडन एजेंडा, अ बिग डेंजर टू ऑल दीज स्टेट्स, वही ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही, फ्रेंच इंडिया कंपनी की। अब क्वेश्चन है, वाई द कोलैप्स ऑफ 18th सेंचुरी स्टेट्स इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश माइट, ठीक है। ऑल ऑफ देम वर रेंट एक्सट्रैक्टिंग स्टेट्स, ठीक है, दे ऑल बॉदर्ड अबाउट मिलिट्री स्ट्रेंथ, they neglected basic reforms, especially economy, the only exception being Tipu Sultan, ठीक है। They had brave rulers but lacked visionaries, alright, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये फेल इसलिए हुई थी क्योंकि ये सिर्फ रेंट एक्सट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है ना, अपने सब्जेक्ट से या जो सिटीजन वगैरह थे ना उनसे, उनको सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ के पीछे हाथ धो के पड़ते, इन्होंने बेसिक रिफॉर्म नहीं किए, है ना। सिर्फ एक्सेप्शन थी इसमें टीपू सुल्तान, ठीक है। अगर ये अपने बेसिक रिफॉर्म करते, रेंट एक्सट्रैक्टिंग स्टेट नहीं बनते, सिटीजन्स के साथ अच्छा बिहेव करते, तो ये स्ट्रेंथन हो जाते और ब्रिटिशर्स के लिए अच्छा खासा खतरा बन जाते, ठीक है। ये वही असल में कहने की मदद कर रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनमें ब्रेव रूलर्स तो थे, लेकिन जो चालें समझ पाए, यानी विजनरीज जो चालें समझ पाए ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो इनमें नहीं थे, वैसे खतरनाक दिमाग वाले, ठीक है। अच्छा, अब कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ जो हमने पढ़ी, क्या पढ़ी, अवध में हमने सफदरजंग पढ़ी, ठीक है, याद रखना सफदरजंग आपका, मैंने बोल चुका था, एज इट इज़ फेमस आउटस्टैंडिंग राजपूत रूलर ऑफ द 18th सेंचुरी कौन है, राजा सवाई जय सिंह, ठीक है। मराठास में आपके महाजी सिंधिया जो अपनी प्रोटेक्शन में मुगल एम्परर को इलाहाबाद से दिल्ली ले गए थे, जो 1765 के बाद, यानी शाह आलम की बात हो रही है, एज अ पेंशनर रह रहे थे ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उसको महाजी सिंधिया ने कहा था कि हम आपको वापस अपनी सपोर्ट पे आपको फिर से एम्परर बनाएंगे। फिर वही होता, फॉर नेम से आपके जो मुगल एम्परर थे उनका नाम चलता, लेकिन काम मराठा एम्पायर करता, ठीक है, वही होना था। लेकिन फिर उधर भी वो उनको मुंह की खानी पड़ती है, मराठास को, ब्रिटिशर्स उनको सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। मैसूर में हमने पढ़ा टीपू सुल्तान,
त्रावणकोर में हमने पढ़ा मार्तंड वर्मा एंड रामा वर्मा, जो हम केरला में बात कर रहे थे कि 4 स्टेट्स की सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सी थी, त्रावणकोर, और उसमें आउटस्टैंडिंग एनलाइटेड रूलर्स कौन थे मार्तंड वर्मा एंड रामा वर्मा। ऑलराइट, सो लर्नर्स लेक्चर थर्ड हम यही एंड करते हैं। हमने स्टोरी तो समझ ली है, ठीक है, और थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया है अच्छे से स्टोरी फॉर्मेट में। अब इसको चैप्टर सेकंड को हम रिवाइज करेंगे अपने लेक्चर नंबर 4 में। थोड़ा मैं आइडिया दूंगा आपको, हर लाइन में पढ़ूंगा नहीं लेक्चर 4 में, ठीक है। आपको एक क्रक्स जैसा दे दूंगा, फिर आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, समझेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वही रीड आउट करेंगे, क्योंकि कहानी तो मैं आपको समझा चुका हूँ। और लेक्चर 5 से स्टार्ट करेंगे हम अपना चैप्टर थर्ड, ठीक है, चैप्टर थर्ड। So, alright, take care, stay focused, keep on studying, and God bless you all.